हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, राइट। सो एज यू नो कि हम जो है 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसे कंप्लीट कर चुके हैं। एंड उस बुक का नेम ही जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 है, राइट। तो उसमें हम क्या कवर कर रहे थे कि हमारा जो एट प्रेजेंट इंडिया है उसके बारे में जो है हर एक एस्पेक्ट को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड जैसे कि हमने देखा था कि जो इंडिया है, राइट, पहले इंडिया के मैप के बारे में, इंडिया के साइज के बारे में हमने बात की थी, इंडिया के लोकेशन के बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है हमने यहाँ पे इंडिया के कुछ फिजिकल फीचर्स जो है उनके बारे में बात की थी, जैसे कि माउंटेन्स है, पेनिनसुलर इंडिया है, आफ्टर दैट जो है आपके प्लेन एरिया आ जाता है, राइट, डेजर्टेड एरियाज है, वो चीजें देखी थी। फिर आपको जो है हमने देखा था अबाउट दी ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम में जो है आपका रिवर सिस्टम आ जाता है, गंगा रिवर सिस्टम हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम हो गया, इनके बारे में कवर किया था। तो फिर हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी अदर थिंग्स लाइक कि पॉपुलेशन के बारे में, राइट। पॉपुलेशन के बारे में हमने यहाँ पे सीजन्स के बारे में भी बात की थी कि किस तरह के सीजन्स यहाँ पे होते हैं, वेजिटेशन किस तरह का होता है, राइट। वेजिटेशन के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। तो किस तरह के फॉरेस्ट हैं यहाँ पे, आपको अलग अलग जगह जैसे आपको आप चेंज करते हो तो आपको जो है लोकेशन वाइज जो वेजिटेशन होती है ना वो भी यहाँ पे डिफरेंट ही जो है वो देखने को मिलेगी। तो फिर पॉपुलेशन के बारे में भी हमने यहाँ पे बात की थी, किस तरह से हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो सारी चीजें हमने कवर की थी। एंड ये था आपका जो है पार्ट 1, राइट। ये थी आपकी जो है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी थी, राइट। तो उस पर उसे जो है हम यहाँ पे पार्ट 1 बोल रहे थे, कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1। तो अभी हमने जो है ना कुछ दिनों से कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये जो है आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। तो इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट द रिसोर्सेज, राइट। तो रिसोर्सेज के बारे में अगर हम बेसिक चीजें देखें तो वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पीछे के रिसोर्सेज होते क्या हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ पे बात कर रहे थे अबाउट द रिसोर्सेज इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने देखे थे। फिर हम जो है डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, राइट। एंड आफ्टर दैट जो है डिस्ट्रीब्यूशन की भी हमने यहाँ पे बात की थी, ठीक है। तो इसी ही चैप्टर को जो है, चैप्टर नंबर 1 को जो है हम यहाँ पे आज भी कंटिन्यू करेंगे। एंड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो है रिगार्डिंग द रिसोर्सेज हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द लैंड यूज, राइट। क्योंकि जो लैंड है इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। तो यहाँ पे जो है लैंड को इंडिया में किस तरह से यूज करते हैं। द यूज ऑफ लैंड जो होता है वो हम किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं। दोनों को ही डिटरमाइन किया जाता है यहाँ पे ये देखने के लिए कि इंडिया में जो लैंड है वो किस तरह से यूज की जा रही है। फिजिकल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि टाइपोग्राफी किस तरह की है, लैंड की क्लाइमेट वहां पे किस तरह का है, सॉइल की टाइप किस तरह की है। अगर जो है यहाँ पे लैंड जो है वो हम बोल सके कि डेजर्टेड लैंड है, राइट, वहां पे खेती नहीं हो सकती है, क्लाइमेट हार्श है, सॉइल की जो टाइप है वो भी अच्छी नहीं है, तो वहां पे जो है ना हमेशा ही उस लैंड को बैरन छोड़ा जाता है, वहां पे जो लोग कम रहते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर लैंड्स। यहाँ पे आपको जो है अच्छी टाइपोग्राफी मिल जाएगी, क्लाइमेट अच्छा मिल जाएगा, सॉइल टाइप भी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं, डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, राइट, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी की बात की जाती है, कल्चर यहाँ पे देखा जाता है एंड ट्रेडिशंस भी यहाँ पे देखा जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे लैंड को यूज करते हैं, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो यहाँ पे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। एंड लैंड यूज डाटा जो है, राइट, हमारे इंडिया में फिर डाटा भी बनाया जाता है पूरा कि पूरे इंडिया में जो लोग हैं किस तरह से लैंड को यूज कर रहे हैं, कौन से लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कहाँ पे सिटीज हैं, कहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, कहाँ पे रूरल एरियाज हैं। तो वो सारी चीजों का जो है एक डाटा यहाँ पे बनाया जाता है सो डेट कि इंडिया में पता लग सके कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। तो अभी जो है ना हमारे पास प्रॉपर जो लैंड अवेलेबल है वो 100% डाटा जो होता है ना वो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। कुछ लैंड ऐसी हैं जिन लैंड्स को जो है ना अभी हम यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं कुछ रीजंस की वजह से।
तो ओनली 93% डाटा ही जो है अभी हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे बात करें असम की, ठीक है, तो असम जो है वहां पे भी अभी प्रॉपरली अच्छे से जो है नहीं किया हुआ है, उसका जो डाटा है वो प्रिपेयर नहीं है असम स्टेट का, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। मोर ओवर जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो पार्ट अभी पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया हुआ है, या फिर कुछ ऐसा एरिया है जो कि चाइना ने ऑक्युपाई किया हुआ है, तो इन एरियाज को भी अभी जो है सर्वे नहीं किया गया है। तो इसके अलावा बाकी सारे एरियाज को जो है अच्छे से सर्वे किया हुआ है। तो 93% डाटा जो है हमारे पास अभी अवेलेबल है कि किस तरह का जो है लैंड यूज पैटर्न है हमारे इंडिया में। तो उसी डाटा को दे के हमें जो है पता लगता है कि लोग किस तरह से लैंड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, यहाँ बोल सकते हैं कि हम आप यहाँ पे इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो। तो जो 46.26 लैंड है ना, ये जो है एरिया अंडर दी नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है, ये आपका हो गया नॉन एग्रीकल्चर यूज के अंडर जो है ज्यादा लैंड है। उसके अलावा जो है यहाँ पे आ गया जो ब्लू वाला है आपका, राइट, ये वाला, तो ये वाला जो हो गया आपका फॉरेस्टेड लैंड है, कितनी है, 18.11% है। फिर आ गया आपका ये वाला एरिया जो कि आपका बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्ट लैंड है, सो इट इज द 18.11%, राइट। एंड उसके अलावा सो दिस वन इज योर परमानेंट पास्चर एंड दी ग्रेजिंग लैंड, राइट। तो ये कितना बनता है आपका 4.71% बनता है। एंड आफ्टर जो है एरिया अंडर दी मिसलेनियस, तो ये वाला जो लाइट ब्लू में है 1.50% जो है ये मिसलेनियस है, राइट। यहाँ पे ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे एक और है हमारे पास डाटा, तो ये जो लैंड है यहाँ पे कल्चरल वेस्ट लैंड है, ठीक है। ये वाली 4.0% जो है ये कल्चरल वेस्ट लैंड है। एंड एक यहाँ पे हमारे पास फैलो लैंड आ जाती है, 3.6% जो है वो आपकी जो है फैलो लैंड है। एंड उसके अलावा यहाँ पे 4.9% जो है ये करंट फैलो है। और उसके अलावा ये वाला जो है आपका नेट सोन एरिया भी है, राइट। तो ये है कि जो एग्रीकल्चर के अंडर है, ये जो लैंड है यहाँ पे ये एग्रीकल्चर के अंडर है। एंड ये जो लैंड है वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है। सो द लैंड अंडर द परमानेंट पास्चर, अब एक परमानेंट पास्चर है अगर हम यहाँ पे बात करें, तो वो जो लैंड है ना अभी डिक्रीज होती जा रही है, जो पास्चर्स है, जो चारागाह है ना वो कम होती जा रही है। तो फ्यूचर में हम अपने जो कैटल पॉपुलेशन है उसे किस तरह से फीड करेंगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। सो मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फेलो लैंड्स आर आइदर ऑफ पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। तो जो भी लैंड अभी हमारे पास अवेलेबल है उसकी क्वालिटी भी अभी अच्छी नहीं है, या फिर उसे संभालने के लिए कल्टीवेशन की जो कॉस्ट होती है ना वो बहुत ज्यादा हाई है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टीवेटेड, ठीक है। तो फिर भी जो है इन लैंड को कल्टीवेट किया जाता है वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 or 3 years, 2 या 3 साल में जो है इसे जस्ट यहाँ पे एक या दो बार ही जो है कल्टीवेट किया जाता है, तो ये खाली छोड़ी जाती है, तो इसका ज्यादा फायदा जो है अभी यहाँ पे नहीं है। ओके, सो इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया वो होता है जिससे हम जो है हर साल बोते हैं, वहां पे हर साल फसल जो है वो उगाई जाती है, वो नेट सोन एरिया आता है। बट ये तो नेट सोन एरिया में नहीं है, परमानेंट पास्चर जो है इसे जो है 2 या 3 साल में एक बार जो है बोया जाता है। अगर इस लैंड को भी हम जो नेट सोन एरिया में ऐड कर दे तो परसेंटेज जो है ना यहाँ पे नेट सोन एरिया की वो बढ़ के 54% जो है वो हो सकती है। So the pattern of the net zone areas vary greatly from one state to another. अब जो है अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे स्टेट टू स्टेट जो है ना, यहाँ पे नेट जोन एरिया जो है वो वेरी करता है, किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे बहुत ही कम है। सो इट इज ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा में जो है ना टोटल 80% लैंड जो है ना वो कौन सी आती है, वो आपकी नेट जोन एरिया में ही आती है। तो 10% जो है वो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर में, इन एरियाज में जो हिली एरियाज हैं आपके, राइट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपकी, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर हो गया, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए ना, वहां पे जस्ट 10% लैंड के ऊपर ही जो है खेती की जाती है, ठीक है। सो फॉरेस्ट एरिया की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 33% जोग्राफिकल एरिया जो है ना
राइट, उससे ये काफी कम है इंडिया में। सो इट वाज कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट जो होते हैं ना वो भी एक कंट्री का इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, बट अभी वो भी कम है हमारे इंडिया में। सो कई बार ऐसे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनकी जो लाइवलीहुड होती है ना वो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस के ऊपर ही डिपेंड होती है। सो इस लैंड का, फॉरेस्ट लैंड का कुछ पार्ट जो होता है उसे हम वेस्टलैंड बोलते हैं, कुछ यहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो जिस लैंड को वेस्टलैंड माना जाता है ना वो किस तरह की होती है, रोकी होती है, एरिड होती है, डेजर्ट एरियाज होता है। लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आ जाते हैं रेलवेज, इंडस्ट्री, सेटलमेंट या फिर रोड एरियाज हो गए, ठीक है। तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम जो है लैंड को लगातार यूज करते जा रहे हैं, हम इंडियंस ऐसा कर रहे हैं। मीन फॉरेस्ट को भी हम काटते जा रहे हैं, लैंड को यूज करते जा रहे हैं, वहां पे बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी कम होती जा रही है। जो ग्रेजिंग वाली लैंड है, राइट, पास्चर लैंड जो होती है वो भी यहाँ पे जो है कम होती जा रही है, हमारे पास लेस अवेलेबल है। तो अब क्या होगा, इसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है आपको देखने को मिलती है, जो कि हमारी सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट के ऊपर जो है ना बहुत ही सीरियस जो है एक प्रभाव जो है वो डाल रही है, ठीक है। तो अब लैंड डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है, तो इसे हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं। सो वी हैव शेयर आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन, ठीक है। हमने जो है हमारी पास्ट जनरेशन जो हमारी थी, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भी जो है इस लैंड को यूज किया था जिस लैंड को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे भी यूज किया है, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो भी यूज करेगी, तो उनके बारे में भी सोचना होगा, ठीक है। सो जो 95% जो हमारी बेसिक नीड है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग हो गया, ठीक है, वो सारी यहाँ पे इसी लैंड से ही ऑब्टेन होती है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव नॉट ओनली ब्राउट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, but they have also aggravated the pace of natural forces to cause damage to the land, right? तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अभी क्या हुआ है कि लैंड जो है वो डिग्रेड तो हुई है, उसके अलावा एक नेचुरल फोर्स जो होती है ना, राइट, जिसकी वजह से लैंड जो है वो दोबारा से रेनोवेट होती रहती है, वो भी अब जो है कम हो गई है, ठीक है। उसके पेस को भी कम कर दिया है ह्यूमन एक्टिविटीज ने। तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग हो गया, माइनिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, लैंड में से उसे क्वेरी करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन जो है बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा माइनिंग साइट्स जो हैं, राइट, यहाँ से हम जो है अपने मिनरल्स वगैरह जो है माइन करते हैं, सो राइट दे आर अबेंडेंट, ठीक है, उसे खाली छोड़ दिया जाता है आफ्टर द एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट। तो वहां पे डीप स्कार्स पड़े रहते हैं, ओवरबर्डनिंग के ट्रेसेस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं, वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाता है उन लैंड्स को। जब एक बार वहां से मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं, वहां पे खड्डे जो है खोद दिए जाते हैं, उन्हें भरा भी नहीं जाता है, जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है ड्यू टू दी माइनिंग, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको माइनिंग वर्क बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन किसकी वजह से हुआ है, माइनिंग की वजह से हुआ है। सो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग की वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है, लैंड डिग्रेडेशन हुई है। सो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी या फिर यहाँ पे जो है ना ओवर इरिगेशन हुई है। ओवर इरिगेशन की वजह से जो लैंड है ना वो डिग्रेड हुई है, जिसकी वजह से वाटर लॉजिंग जो है ना वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सैलिनिटी जो होती है ना सॉइल में, राइट, सैलिनिटी बढ़ती जा रही है एंड एल्कालिनिटी जो होती है वो भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो आप मिनरल को फिर प्रोसेस भी करना होता है, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, उन्हें ग्राइंड करना होता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर द सेरामिक इंडस्ट्री जनरेट ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट इन द एटमॉस्फेयर। अब मिनरल्स को प्रोसेस किया जाता है, लाइमस्टोन को ग्राइंड किया जाता है, जब ग्राइंड किया जाता है ना उसमें से बहुत ज्यादा मिट्टी जो होती है, डस्ट जो है ना वो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आपको देखने को मिलती है, पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, राइट। सो जिसकी वजह से क्या होता है, इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो होते हैं अभी, ठीक है, जो इंडस्ट्री में से जो वेस्टेज निकलता है वो भी जो है ना इट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। तो इसकी वजह से भी लैंड एंड वाटर में हमें जो है पोल्यूशन देखने को मिल रहा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, राइट। सो अब हमें जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा, हमारे पास कई सारे तरीके हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। एक है
अफॉरेस्टेशन मीन पेड़ हम कब काटें। उसके अलावा ग्रेजिंग एक्टिविटीज जो होती है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करनी होगी, सो डैट की जो है हम यहाँ पे अपनी लैंड को कम से कम यूज करें। ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है कि एक पूरी बेल्ट जो होती है ना प्लांट की, वो यहाँ पे हम लगा दें अपनी लैंड के आसपास। ओवर ग्रेजिंग को हम कंट्रोल करें, सैंड ड्यून्स जो होते हैं उन्हें स्टेबलाइज करें, थॉर्नी बुशेस जो होते हैं उन्हें हमें यहाँ पे ग्रो करना होगा। तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, दीज आर सम मेथड्स। ठीक है, ये कुछ मेथड्स है जिनकी वजह से हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। राइट, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ industrial effluents and wastes after treatment can reduce land and water degradation in industrial and the suburban areas. Right? So that's all for the day, and in our next video we will continue with the same chapter. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।